नमस्कार विद्यार्थियों, आइए इस वीडियो में आज अपन एक किसी विशेष निश्चित टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियाँ। कौन सी विधियाँ? जीन स्थानांतरण की कौन सी विधियाँ के बारे में बात करेंगे अपन? प्रत्यक्ष विधियों के बारे में बात करेंगे कि जीन स्थानांतरण करने की प्रत्यक्ष विधियाँ आखिरकार कौन कौन सी है, उन विधियों पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियाँ आखिरकार होती क्या है। ठीक है, नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। तो देखिए, जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियाँ, तो इस विधि में किसी भी प्रकार के वाहक का प्रयोग नहीं होता है। पहली बात, जीन स्थानांतरण की जो प्रत्यक्ष विधियाँ हैं, इन प्रत्यक्ष विधियों में एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसी भी प्रकार के वाहक का इस्तेमाल नहीं किया जाता और एग्रोबैक्टीरियम द्वारा अगर इस विधि का इस्तेमाल क्यों हुआ कि भाई ये विधि जो है हमारे सामने क्यों उपयोग की गई, ये इसलिए उपयोग की गई क्योंकि जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम था, उस एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जीन स्थानांतरण केवल द्विबीजपत्री पादपों में ही संभव है। यानी कि जो जीन का जो ट्रांसफ़र होता है वो केवल एग्रोबैक्टीरियम के माध्यम से द्विबीजपत्रियों में होता है, एक बीजपत्रियों में नहीं। एक बीजपत्री पादप हमारे सामने आते हैं जैसे कि धान्य, जैसे कि चावल है, गेहूँ है वगैरह है। इन पादपों में एग्रोबैक्टीरियम यानी एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जीन स्थानांतरण व रूपांतरण संभव नहीं हो पाता है। अब हमको क्या करना चाहिए? अब हमको ये करना चाहिए कि इस विधियों के द्वारा जब जीन स्थानांतरण ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है तो फिर हम क्या करें? हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस प्रकार जीन ट्रांसफ़र की वे विधियाँ, तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी? इस प्रकार जीन ट्रांसफ़र की वे विधियाँ, जीन ट्रांसफ़र की वे विधियाँ जिनमें जैविक कारकों जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम, वायरस इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहलाती है। तो ये परिभाषाएं आपके सामने है, तो इन परिभाषाओं को पहले आप गौर करके अच्छे से पढ़ें। क्या है ये परिभाषाएं? कि जीन स्थानांतरण की इन विधियों में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के वाहक का इस्तेमाल नहीं करते। अब पादपों में जीन स्थानांतरण की जो रासायनिक विधियाँ हैं, अगर उन रासायनिक विधियों के बारे में हम बात करें तो रासायनिक विधियाँ कुल कितने प्रकार की है? तो वो रासायनिक विधियाँ जो है वो तो वैसे वे जो विधियाँ हैं वो हमारे सामने दो प्रकार की मुख्यतः। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो विधि जो हो जाती है उसको बोल देते हैं अपन रासायनिक विधियाँ। कौन सी विधियाँ? रासायनिक, केमिकल मेथड। एक तो हो जाएगी हमारे सामने रासायनिक विधियाँ, और दूसरी हो जाएगी हमारे पास जिनको भौतिक विधियाँ कहते हैं। कौन सी विधियाँ कहते हैं? भौतिक विधियाँ। तो ये जीन स्थानांतरण की विधि आती है। तो आज हम जिस मेथड पे बात करेंगे मुख्यतः रासायनिक विधियों के ऊपर बात करते हैं कि रासायनिक विधियाँ क्या है। ठीक है, तो रासायनिक विधियों के आधार पर हम बात करते हैं। तो हमारे सामने जो रासायनिक विधियाँ हैं उसमें हमें ये याद रखना है कि जो केमिकल मेथड है उसमें तो इस विधि में हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? कुछ रसायनों का इस्तेमाल करते हैं अपन। इन विधियों में क्या करते हैं? कुछ रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ रसायनों का उपयोग करते हैं। अब जैसे वो रसायन कौन कौन से हैं? कुछ रसायनों का उपयोग करते हैं, जैसे वो रसायन का नाम हो जाएगा हमारे पास PEG। एक रसायन तो ये हो गया PEG। अब PEG को क्या कहते हैं? पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। इसकी फुल फॉर्म अगर लिखी जाए तो ये क्या हो जाएगी? पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, है ना।
पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं इन मेथड्स वगैरह में। ठीक है, तो हमारे पास पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल होना चाहिए और हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए PVA, और हमारे पास क्या होना चाहिए, एक और रसायन का काम में लेते हैं हम PVA। इस PVA का नाम क्या है, इस PVA का नाम होता है पॉलीविनाइलिल एल्कोहल, या इसको बोल दो आप पॉलीविनाइल एल्कोहल। ठीक है, पॉलीविनाइल एल्कोहल का हम इस्तेमाल करते हैं इस मेथड्स वगैरह में। और एक और काम में लेते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, एक और रसायन का हम काम लेते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, जिसको हम काम में लेते हैं वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ये तो खराब हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, क्या काम में लेते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। अब इस मेथड्स को आप समझे अच्छी तरीके से। ये मेथड मैंने लिखा है कि एक तो PEG लिखा मैंने, एक मैंने लिखा PVA, एक मैंने लिखा कैल्शियम फॉस्फेट। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है। PEG का पॉलीविनाइल एल्कोहल जो है, ये जितने भी रसायन यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन रसायनों का आखिरकार यहाँ पर इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ठीक है ना, ये क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये कोई पादप कोशिका है, इस पादप कोशिका में ये होता है इसका न्यूक्लियस, जिसको आप केंद्रक कहते हो, है ना, और ये होती है इसकी क्या नाम से, सेल वॉल, है ना, ये सेल वॉल होती है। और सेल वॉल के अंदर क्या होती है, आपको सबको पता है कि सेल वॉल के अंदर एक और लेयर्स होती है, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीव द्रव्य कला, इसको हम जीव द्रव्य कला करते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ रसायनों के माध्यम से, कुछ केमिकल्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल को हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, इसको रिमूव यहाँ से। अब ये सेल वॉल जो है, यानी जो ये अंदर की सेल्स बचती है, इससे हमको एक सेल्स प्राप्त हो जाएगी, जिसमें क्या होगा, जिसमें केंद्रक भी होगा, इसमें क्या होगा, केंद्रक भी होगा भाई, इसमें क्या होगा, केंद्रक भी होगा, लेकिन क्या नहीं होगी, सेल वॉल नहीं होगी भाई, क्या नहीं होगी, सेल वॉल। तो कोशिका भी तो इसके अंदर नहीं होगी, है ना, आ रही बात समझ में। तो इसी रासायनिक मेथड जो हम पढ़ रहे हैं, इस रासायनिक मेथड में हम कुछ रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, सम केमिकल्स, यानी कुछ रसायन होते हैं, जैसे PEG है, जैसे PVA है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट है, ये क्या करते हैं, ये किसी पादप कोशिका में या प्रोटोप्लास्ट में, ठीक है ना, किसी पादप कोशिका में या प्रोटोप्लास्ट में, यानी ये जो रचना बनी ना प्रोटोप्लास्ट, ये प्रोटोप्लास्ट है। अब इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो ये PEG है, ये PVA है, ये Ca+2 या कैल्शियम फॉस्फेट है, या PO4 है, ये CaPO4 क्या करते हैं, इसके अंदर DNA प्रवेश को प्रेरित करते हैं। यहाँ इस प्रोटोप्लास्ट में DNA प्रवेश को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, है ना, DNA प्रवेश को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। अब आप अच्छे से मेरी बात को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो रासायनिक मेथड से, उस रासायनिक मेथड में क्या किया जाता है, उस रासायनिक मेथड में एक काम होता है। उस रासायनिक मेथड में सबसे पहले क्या किया जाता है, अब किस प्रकार से होता है, यानी कुछ रसायनों के उपयोग के माध्यम से, कुछ रसायनों के माध्यम से किसी कोशिका के प्रोटोप्लास्ट में, मैं परिभाषा लिख देता हूँ यहाँ पर, परिभाषा क्या है कि किसी रसायनों के माध्यम से क्या करना, रसायनों के माध्यम से, रसायनों के माध्यम से कोशिका के
प्रोटोप्लास्ट में डीएनए प्रवेश को प्रेरित करना रसायन मेथड कहलाता है। रसायन मेथड कहलाता है। तो ये करते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप इसको एक चार्ट के माध्यम से देखिए, समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस मेथड में क्या करते हैं देखना आप। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा यहाँ पर, आप अच्छे से समझना कि ये जो रासायनिक मेथड ये किस प्रकार से काम आता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास ये कोई प्लांट सेल है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आती है एक प्लांट सेल। इस प्लांट सेल से हम क्या करते हैं, इस प्लांट सेल से हम एक चीज़ रिमूव कर लेते हैं, यानी हम इससे कोशिका भित्ति रहित कर लेते हैं, कोशिका भित्ति रहित कर लेते हैं। अब कोशिका भित्ति रहित जो कोशिका बनी उस कोशिका को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट में एक चीज़ बच जाती है ना। ये जो प्रोटोप्लास्ट की जो बाहरी परत है, प्रोटोप्लास्ट की जो बाहरी परत होती है, ध्यान सुनना, बाहरी परत कैसी होती है, जो बाहरी परत होती है या कोशिका झिल्ली जो होती है वही होती है बाहरी परत। वो कैसी होती है, वो होती है हाइड्रोफोबिक। बाहरी परत कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, है ना। बाहरी परत होती है हाइड्रोफोबिक। अब ये बाहरी परत हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना, हाइड्रोफोबिक होती है। अब जो बाहरी परत हाइड्रोफोबिक होती है और जो डीएनए होता है, जो डीएनए कैसा होता है, और यहाँ पर इसमें जो डीएनए अंदर प्रवेश करने वाला होता है, वो डीएनए प्रवेश करने वाला होता है, वो होता है चार्ज पार्टिकल। चार्ज कण होता है, मतलब उसको बोलते हैं आवेशित कण, है ना। कैसा कण होता है, आवेशित कण। ऐसे मान लो जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, आवेशित कण होता है, या इसको हाइड्रोफिलिक भी बोल सकते हैं, हाइड्रोफिलिक। ये इस तरीके से याद रखना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दो प्रकार के केमिकल हम इसके अंदर एंटर कराते हैं। एक केमिकल तो हम इसके अंदर एंटर कराते हैं पीईजी, और एक केमिकल इसके अंदर एंटर कराते हैं अपन कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, है ना। ये दो प्रकार के चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, एक तो पीईजी और एक कैल्शियम फॉस्फेट। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो दोनों है ना, ये पीईजी और कैल्शियम फॉस्फेट, पीईजी क्या करता है कि ये पीईजी जो होता है ना, डीएनए प्रवेश को प्रेरित करता है। अर्थात ये क्या करता है, सेल वॉल जो होती है, यानी जो अंदर की भित्ति होती है ना, जो प्रोटोप्लास्ट की ये परत, ये जो बची है लास्ट में, जैसे ये प्रोटोप्लास्ट की आखिरी परत बची थी, ये केंद्रक था, तो इसके अंदर पारगम्यता को बढ़ाता है ये पीईजी। अब इसके अंदर डीएनए प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना। या फिर और चीज़ होती है, यहाँ पर और भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लिपोसोम डाई इथाइल। यहाँ पर इस जगह पे पीईजी की जगह लिपोसोम डाई इथाइल, DEA, इसका नाम भी आप ही रखना, DEAE, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम क्या है, लिपोसोम डाई इथाइल अमीनो इथाइल। डेक्स्ट्रोन प्रोटीन आदि के द्वारा भी पादपोर जंतुओं में जीन स्थानांतरण किया जाता है ना। तो इस विधि में ये चीज़ें काम में लिया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉफ्ट ट्रीटमेंट देते हैं, ये सारी चीज़ों को मिला देते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये जो मेथड्स है ये हम काम में लेते हैं। तो अब चलो इस मेथड को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पीईजी का। सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता है, पीईजी का, है ना। सबसे ज़्यादा पीईजी का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में जीवद्रव्यों को पहले प्लाज्मिक डीएनए तथा कुछ समय बाद 15-25% पीईजी मिलाया जाता है, ठीक है ना, जीवद्रव्यों में।
जैसे कि ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो ये कोई प्रोटोप्लास्ट है, ये जीव द्रव्यक है। क्या है बेटा, ये जीव द्रव्यक। अब इस जीव द्रव्यक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पीईजी मिला देंगे। क्या मिला देंगे इसके अंदर, इसके अंदर डाल देंगे हम पीईजी। क्या डाल देंगे, पीईजी। अब उसके बाद क्या मिलाएंगे, उसके बाद अब मिलाएंगे 15 से 25%, सॉरी सबसे पहले तो हम क्या करते हैं रासायनिक विधियों में प्लाज्मिड डीएनए, सबसे पहले, सॉरी गलती हो गया, सबसे पहले तो हम क्या मिलाएंगे, प्लाज्मिड डीएनए, है ना। इस प्रोटोप्लास्ट में सबसे पहले प्लाज्मिड डीएनए मिलाएंगे। उसके कितने मिनट बाद, उसके लगभग 15, उसके बाद 15 से 25% पीईजी मिलाएंगे, है ना, ये प्रोटोप्लास्ट में। अब क्या होगा, पीईजी क्या करता है, यहाँ पर जो पीईजी की जो मात्रा होती है वो जीव द्रव्यकों में डीएनए अंतर्ग्रहण को प्रेरित करते हैं। जैसे पीईजी डाला हमने, इस जीव द्रव्यक के जो अंदर जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर डीएनए जो होता है, उस डीएनए का जो अंतर्ग्रहण होता है, उस अंतर्ग्रहण को क्या करता है, प्रेरित करता है। अब डीएनए अंतर्ग्रहण को प्रेरित करता है तो जो पीईजी के द्वारा इसका लाभ क्या होता है, इस प्रकार से भाई हमको तो केंद्रक के अंदर जीन स्थानांतर करना है कोशिकाओं के अंदर, चाहे कैसे भी करो, है ना, कैसा भी मेथड इस्तेमाल करो। तो हमने यहाँ पे इसका लाभ क्या हुआ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, है ना, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। इस प्रकार के मेथड में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। अब हम क्या करते हैं इस प्रकार, अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब हमने ये डीएनए का अंतर्ग्रहण कर लिया तो उस डीएनए का अंतर्ग्रहण करने के बाद वही प्रोसेस आप सबको याद होना चाहिए, ये जो कोशिका है, ये जीव द्रव्यक है, ये रूपांतरित हो जाएगा। ये जो कोशिका हमने ली थी ये रूपांतरित हो जाएगी या फिर ट्रांसफॉर्म कहेंगे इसको, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब फिर हम क्या करेंगे, हम उसके बाद इन जीव द्रव्यकों का क्या करेंगे, सेलेक्टेड, चयनित माध्यम जो होता है, हमारे जो चयनित माध्यम होते हैं, इन जीव द्रव्यों का क्या करेंगे, चयनित माध्यम में संवर्धन करेंगे, है ना, ये जीव द्रव्यों का। उसके बाद ये संवर्धन हमने कर लिया जीव द्रव्यों का, चयनित माध्यम में हमने इसका क्या कर लिया, संवर्धन कर लिया। अब संवर्धन के बाद क्या करेंगे, संवर्धन के बाद हम क्या करेंगे, मार्कर जीनों की सहायता से पहचान करेंगे, मार्कर जीनों की सहायता से पहचान करेंगे। हाँ ठीक है, मार्क जीनों की सहायता से पहचान कर लेंगे, या फिर जो रूपांतरित जो कौन कौन सा हमारा जो ट्रांसफॉर्म हुआ है कोशिका वगैरह, उसका चयन कर लेंगे। बस हो गया इस तरह से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि किसी किसी में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ये देखिए इसका नाम है DEAE, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर आप पूछा जाओ तो डी का मतलब क्या होगा, डेक्स्ट्रोन प्रोटीन्स, है ना, तो इसका नाम है लिपोसोम डाई इथाइल अमीनो इथाइल। इसका नाम क्या है, लिपोसोम डाई इथाइल, लिपोसोम डाई इथाइल अमीनो इथाइल, ये एक तरह से इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोन प्रोटीन, डेक्स्ट्रोन प्रोटीन होता है ये, ठीक है। ये डेक्स्ट्रोन प्रोटीन का भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो देखो क्या किया हमने, देखो एक बार मेथड को दोबारा से सुनना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पीईजी प्राप्त किया, सबसे पहले हमने प्रोटोप्लास्ट प्राप्त किया, प्रोटोप्लास्ट प्राप्त किया। उसके बाद हमने इसमें मिलाया प्लाज्मिड डीएनए नंबर 1। दूसरी बार हमने मिलाया पीईजी। पीईजी मिलाने का क्या फ़ायदा हुआ, जब हमने पीईजी मिलाया तो ये पीईजी क्या करेगा, इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर डीएनए के अंतर्ग्रहण को प्रेरित करेगा। चलो डीएनए का अंतर्ग्रहण हो गया। इसका लाभ ये है कि किसी भी प्रकार की कोई हानि यहाँ पर नहीं होती। अब इसके बाद कोशिकाएं क्या हो गई, रूपांतरित हो गई, कोशिकाएं रूपांतरित हो गई, और रूपांतरित कोशिकाओं का हमने संवर्धन कराया, फिर उसको मारकर जीनों की सहायता से हमने क्या करा लिया, पहचान करा ली।
इसके अलावा पीईजी के अलावा भी हम एक और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है DEAE या लिपोसोम डाईइथाइल अमीनो इथाइल या डेक्स्ट्रोन प्रोटीन का भी हम क्या करते हैं, पादप और जंतुओं में जीन स्थानांतरण में उपयोग में लेते हैं। ये हो गया आपके। अब ये तो जीन स्थानांतरण की कौन सी विधियाँ थी, ये तो रासायनिक मेथड था। कौन सा मेथड था, रासायनिक मेथड। रासायनिक मेथड के बाद जीन स्थानांतरण का जो अगला मेथड आएगा वो आता है आपके, जिसको हम कहते हैं जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियाँ। कौन सी विधियाँ हैं, भौतिक विधियाँ। जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियाँ। भौतिक विधियाँ हैं तो सब कुल मिला के कितने प्रकार की पढ़नी है उनको पहले मैंने बता दिया आपको लास्ट वीडियो में। तो सबसे पहले जैसे कि इस वीडियो के नाम में बता दूं, एक तो आपको पढ़नी है जीन गन, एक दूसरी आपको पढ़नी है वैद्युत छिद्रण पढ़नी है, तीसरी आपको पढ़नी है इसमें लिपोसोम की मध्यस्थता, लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण, ये हमको पढ़ना है। इसके अलावा हमको एक और पढ़ना है सूक्ष्म इंजेक्शन, चार ही शायद, सूक्ष्म इंजेक्शन। तो सबसे पहली जो विधि आती है यहाँ पर आती है जीन गन। सबसे पहली जो विधि आती है आपके सामने वो आती है जीन गन। जीन गन का क्या मेथड है इस पे हम चर्चा करते हैं, है ना। जीन गन नाम की जो विधि है ये किस प्रकार से काम करती है उस पे हम चर्चा करते हैं जीन गन नाम पे, ठीक है। जीन गन का जो मेथड है वो क्या है, तो जीन गन का मेथड देखो, जीन गन का स्ट्रक्चर आप बुक में देखना किस प्रकार का होता है। इसमें दो तीन तरह की चीज़ें होती है। इसमें होता है फ्रिंग पिस्टन होता है एक प्रकार से, है ना। जीन गन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक जीन गन की नाल होती है, एक पिस्टन होता है इसमें, है ना। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। तो इस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल होता है एक प्रकार सा, है ना, ठीक है। तो जीन गन को कणिका बंदूक, शॉटगन या माइक्रो प्रोजेक्टाइल, इसके दो तीन नाम हो रहे भाई, इसके दो तीन नाम हो रहे, नामों को जान लो आपके कौन कौन से नाम है। एक नाम तो जीन गन हो गया, एक नाम हो गया कणिका बंदूक मेथड। कौन सा हो गया, कणिका बंदूक मेथड। एक हो गया कौन सा, कणिका बंदूक। एक और मेथड हो गया, इसका दूसरा नाम हो जाएगा शॉटगन। कौन सा, शॉटगन। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर माइक्रो प्रोजेक्टाइल, माइक्रो प्रोजेक्टाइल, है ना। इस प्रकार से इसके तीन नाम हो गए, है ना। अब इस युक्ति से क्या करते हैं, देखो पहले जो विधि हमने काम में ली थी, पहले विधि में हमको एक काम करना पड़ता था। इससे पहले वाली विधि में हमको भित्ति हटानी पड़ी थी भाई, भित्ति हटानी पड़ी थी पहले वाली विधि में। अब हम सोच रहे हैं कि भित्ति का हटाने का कष्ट भी क्यों करें, है ना। इस विधि में भित्ति को नहीं हटाते हैं। पहली बात, कोशिका भित्ति नहीं हटानी पड़ती, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। तो इस विधि में भित्ति युक्त पादप कोशिकाओं में तो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना, भित्ति युक्त पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण। आगे बात समझ में, भित्ति युक्त पादप कोशिकाओं में भी क्या किया जा सकता है, इस विधि के माध्यम से जीन स्थानांतरण किया जाता है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, है ना। भित्ति युक्त पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण भी किया जाता है। और इस विधि का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग वगैरह है, तो इस तकनीक का, इस विधि का प्रयोग 1987 में हुआ भाई, 1987 में हुआ। और 1987 में जो एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था क्लीन, इसका नाम था क्लीन नाम का एक वैज्ञानिक था। इसने क्या किया, और क्लीन एंड इसके कुछ फ्रेंड्स थे, क्लीन एंड फ्रेंड्स ने इस तकनीक का इस्तेमाल प्रयोग किया और प्याज की कोशिकाओं में, कहाँ पे प्रयोग किया था, प्याज की कोशिकाओं में डीएनए तथा आरएनए वायरस
तो प्याज के अंदर इन्होंने क्या किया, प्याज के अंदर इन्होंने एक तो डीएनए का वायरस, ठीक है, और एक था आरएनए वायरस। प्याज की कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए वायरस का प्रवेश इन्होंने कराया। तो इस तकनीक का इस्तेमाल इन्होंने किया। बहुत अच्छा मेथड है ये। फिर से मैं बता दूं, भौतिक विधियां हम पढ़ रहे हैं, जीन गन पढ़ रहे हैं। कणिका बंदूक भी इसका नाम है, शॉर्ट गन भी इसका नाम है, माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी इसका नाम है। और पहले वाली विधि में हमको भित्ति हटानी पड़ी थी जो केमिकल मेथड था, लेकिन यहाँ पे भित्ति की हटानी भाई, डायरेक्ट हम माइक्रो प्रोजेक्टाइल, एक बंदूक होती है, उस बंदूक की सहायता से हम सीधा का सीधा जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिजायर्ड जीन को हम माइक्रो प्रोजेक्टाइल में भर लेते हैं, जैसे बंदूक में गोली भर लेते हैं और बंदूक में गोली भर के उसको सीधा चला देते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो कि ये तो हमारा लक्ष्य कोशिका, ये तो हमारी कौन सी कोशिका, लक्ष्य कोशिका, लक्ष्य कोशिका है। और इस लक्ष्य कोशिका में हम क्या करेंगे, इस लक्ष्य कोशिका में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये जीन गन होती है। क्या होती है, जीन गन। इस जीन गन में हम क्या करते हैं, जैसे कोई गोली भरता है तो हम भर देंगे डीएनए, और वो भी कौन सा डीएनए, इच्छित डीएनए। इच्छित डीएनए को इस गन में भर के हम इस कोशिका में सीधा का सीधा एंटर करा सकते हैं, है ना। बहुत अच्छी विधि, कमाल का मेथड है भाई, है ना। तो ये मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो बंदूक होते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, वांछित डीएनए से विलोपित स्वर्ण अथवा टंगस्टन के 1 से 3 माइक्रोमीटर व्यास के कणों को, जिन्हें माइक्रो पार्टिकल तथा सूक्ष्म कणिकाएं कहते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो गोली का जरूरत पड़ेगी भाई। गोली काहे की बनाई जाए, हाँ, सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ेगी, गोली की। अब गोली को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इस गोली का यहाँ पर एक नाम हो जाएगा भाई। इस गोली को हम यहाँ पर कहते हैं, बहुत अच्छा नाम है, इस गोली का नाम हो जाएगा माइक्रो पार्टिकल्स। इस गोली को बोलते हैं माइक्रो पार्टिकल, ठीक है। ये गोली हो गई माइक्रो पार्टिकल्स। इसका एक और नाम हो जाएगा माइक्रो पार्टिकल्स, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म कणिकाएं। माइक्रो पार्टिकल या फिर इसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म कणिकाएं बोलते हैं। अथवा इनको क्या करते हैं, अब हम बिल्कुल सिंपल सा काम करते हैं। अब ये कैसे बनती है माइक्रो पार्टिकल, इसके ऊपर क्या होता है। चलो, ये हो गया हमारा यहाँ पर ये माइक्रो पार्टिकल कैसे बना, डीएनए से विलोपित, ये डीएनए से विलोपित, डीएनए से विलोपित स्वर्ण अथवा टंगस्टन के किससे कण होते हैं, ये माइक्रो पार्टिकल कैसे होते हैं, डीएनए से विलोपित, डीएनए से विलोपित होते हैं स्वर्ण अथवा टंगस्टन के। किसके कण होते हैं, स्वर्ण अथवा टंगस्टन, टंगस्टन, है ना। तो ये डीएनए से विलोपित स्वर्ण अथवा टंगस्टन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो डिजायर्ड डीएनए होता है, डिजायर्ड डीएनए कौन सा डीएनए होता है, हमारा इच्छित डीएनए, है ना, और टंगस्टन से ढका हुआ रहता है ना, सोने और टंगस्टन से ढका रहता है। सेल वॉल और उसकी जो कोशिका होती है, ठीक है। ये बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छी विधि है ये। फिर भी एक बार और हम इसको जानते हैं आगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारा डिजायर्ड डीएनए होता है, सॉरी ये डिजायर्ड डीएनए, इसके चारों तरफ एक गोली बनाई जाती है, उस गोली को माइक्रो प्रोजेक्टाइल कहते हैं, है ना। स्वर्ण और टंगस्टन की बनी एक गोली होती है, ये इसको ही हम माइक्रो प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, सॉरी माइक्रो पार्टिकल, सॉरी माइक्रो पार्टिकल बोलते हैं। और ये सूक्ष्म कणिकाएं डीएनए, अब इनको एक जीन गन में भर दिया जाता है। जीन गन में भर के हम क्या करते हैं, डीएनए द्वारा आवृत सोने की जो कणिकाएं, उनको टारगेट ऊतक के ऊपर क्या कर दिया जाता है, ये यहाँ पे ये डीएनए, इसको कैसे भरे, टंगस्टन के रूप में, टंगस्टन और सोने से गोली बना देते हैं, यानी कोट। जो डीएनए होता है, इस डीएनए के ऊपर क्या होता है, तो टंगस्टन, और ये क्या होता है यहाँ पर हमने भी बताया था गोल्ड। इन दोनों से इसको ढक देते हैं इन डीएनए को, और फिर जीन गन में डाल करके इसको लक्ष्य कोशिका पे टारगेट कर दिया जाता है। इस प्रकार का ये मेथड है हमारे पास। आ रही बात समझ में।
तो ये जो मेथड है हमारा जीन गन मेथड है। अब इस विधि में आगे क्या होता है जानिए। इस विधि में देखो, अब ये जो हमारी सूक्ष्म कणिकाएं बनाई थी हमने, याद रखना, जो हमने यहाँ पर सूक्ष्म कणिकाएं बनाई थी, फिर से सुनना, जो सूक्ष्म कणिकाएं थी, कौन सी कणिकाएं थी? सूक्ष्म कणिकाएं। उन माइक्रो प्रोजेक्टाइल को देखो, मैं आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से बना देता हूँ, बता देता हूँ कि ये हमारे जीन गन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। जीन गन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से है ना। यहाँ पर ये जो जगह है, इस जगह क्या होता है? डीएनए से आवृत कण है। डीएनए से आवृत कण है ना। और ये जीन गन नाल है, या जीन गन बोल दो इसको, क्या बोल दो? जीन गन। ये हमारी जीन गन है। अब यहाँ से क्या होता है? डिस्क को रोकने के लिए, डीएनए द्वारा आवृत कण है, तो यहाँ से जो गोली आती है, इस गोली को रोकने के लिए, थोड़ा स्पीड कम करने के लिए, डिस्क को रोकने के लिए स्क्रीन होती है, ये है ना यहाँ पर। और ये छोटे छोटे क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। और ये हमारा नीचे की तरफ क्या होता है? ये टारगेट होता है, टारगेट। ये हमारा टारगेट होता है, या टारगेट टिश्यू या सेल्स वगैरह होता है। तो इस विधि में हम याद करते हैं थोड़ा सा अच्छा सा। देखो, तो जो सूक्ष्म कण होते हैं इसमें भर देते हैं, हमारी जो गोलियां वगैरह होते हैं इसमें भर देते हैं, और फिर क्या करते हैं? मैक्रो प्रोजेक्टाइल की सहायता से उच्च वेग से, तो इसमें जो हमारे लक्ष्य ऊतक है, यानी जीन गन की जो हमारा जो मुख्यतः माइक्रो पार्टिकल है, जो हमारा क्या है? माइक्रो पार्टिकल है, उस माइक्रो पार्टिकल को